सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन पर। देखेंगे वैक्सीन क्या होती है, इसका निर्माण कितने चरणों में होता है, कोरोना वैक्सीन किस चरण तक पहुंच चुकी है, इसके बाजार में अर्थात मार्केट में उपलब्ध होने की कब तक संभावना है, चुनौतियां इसके साथ क्या क्या जुड़ी हुई, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले व्यवहारिक रूप में, ना कि किताबी टर्मिनोलॉजी में, आप दो शब्दों को समझिए। पहला है एंटीजन, दूसरा है एंटीबॉडी। तो एंटीजन से तात्पर्य क्या है कि वह बिन बुलाए मेहमान जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उनको हम एंटीजन कहते हैं। यह बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अर्थात ऐसे तत्व जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचेंगे और हमको बीमार कर देंगे, हमारी जान के दुश्मन बन जाएंगे, इनको हम एंटीजन कहते हैं। और जैसे ही शरीर में हमारे प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर का जो चौकीदार है, जिसका नाम है इम्यूनिटी सिस्टम, वो एक्टिव हो जाता है। तो वह चौकीदार सेनापति क्या करेगा, वह कहेगा कि इस एंटीजन को मारकर भगाओ। इसको मारकर भगाने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाएगा। यह एंटीबॉडी हमारे शरीर के सुरक्षा कवच होते हैं। जैसे ही एंटीबॉडी का विकास होगा, वह इस एंटीजन से लड़ाई करेंगे, इसको मारकर बाहर कर देंगे। और जब यह एंटीजन बाहर हो जाएगा, तो इसके द्वारा जो निगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्वास्थ्य पर डाला जा रहा था, वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अर्थात जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करे, तो उसके लिए शरीर का जो तंत्र है, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, उसने एक पूरी क्रियाविधि बना रखी है। और उस क्रियाविधि का एक भाग है एंटीबॉडी, जो कि एंटीजन से लड़कर हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यही कारण है कि कोरोना के केसेस में आप देखते होंगे, आपने न्यूज़ सुना होगा कि कई लोग ऐसे थे जो कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन उनके अंदर कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दे। कारण ये भी था उनके अंदर कि कई लोग ऐसे देखे गए जिनके अंदर कोरोना वायरस तो प्रवेश किया, लेकिन शरीर ने एंटीबॉडी का निर्माण जल्दी कर दिया, जिसके वजह से एंटीजन अपना पूरा रूप नहीं दिखा पाया और एंटीबॉडी ने उनको मारकर बाहर कर दिया। जब एंटीजन मारकर बाहर कर दिए जाएंगे, तो उनके द्वारा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किए जाने वाला वो भी नहीं दिखाई देगा, और वह लोग क्या रहेंगे, हमेशा स्वस्थ दिखाई देंगे। कुल मिलाकर जिसका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जिसके शरीर में तीव्र गति से होता है, वह किसी भी बीमारी से जल्दी रिकवर कर पाते हैं। अब देखिए, मिनट से आपको मैं परिचित करवाता हूँ। दिसंबर जनवरी 2020 में कोरोना वायरस का प्रसार चीन में बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन अन्य देशों में इसका प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। चीन में यह जब कोरोना वायरस आया, तो एक नई जो है कि अध्ययन फिर से खुल गया। अध्ययन ये था कि वर्ष 2002 और 3 में चीन में क्या हुआ था, एक सार्स महामारी फैली थी, जिसके वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी को लेकर वर्ष 2002 और 3 में काफ़ी अध्ययन यहाँ पर प्रारंभ हुए सार्स महामारी को लेकर। लेकिन 2004 के आते आते ये जो सार्स महामारी थी, ये समाप्त हो गई। जब ये समाप्त हो गई, तो इसके लिए जो रिसर्च किया जा रहा था, उसको भी क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। लेकिन जब कोरोना वायरस आया चीन में और इसका प्रसार बढ़ने लगा, तो जब इसकी स्टडी आई, तो ये पता चला कि यह तो जो कोरोना वायरस का जो लक्षण है, इसके जो प्रभाव हैं, इसकी जो पूरी क्रियाविधि है, वो तो सार्स महामारी जैसी है, जो वर्ष 2002 और 3 में चीन में आ चुकी है। इसी के कारण सार्स के भी जो अध्ययन थे
फिर से उसको रीओपन किए गए, दोबारा खोल दिया गया ताकि हम ये समझ सकें कि सार्स और कोरोना वायरस में क्या संबंध है। और आगे चलकर यह पता चला कि यह जो सार्स बीमारी जो थी, जो 2002 और 3 में आई थी, इसी से मिलता जुलता यह कोरोना वायरस भी है। और दरअसल सार्स भी क्या है, कोरोना जो महामारी है इसी का एक रूप था जो पहले आया था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा आउटब्रेक नहीं हो पाया था। और इसी के कारण WHO ने कहा कि यह जो कोरोना आया है वर्ष 2019 के लास्ट में, यह क्या है, सार्स CoV-2 है। और ये किसके द्वारा दिया गया है नाम, ये WHO के द्वारा दिया गया। सार्स का मतलब क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि कोरोना वायरस या नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, कि जो अभी आया है। लेकिन वर्ष 2002 और 3 में जो आया था वो क्या था, सार्स था। अभी जो आया है इसको हम सार्स CoV-2 कह सकते हैं, नोवेल कोरोना वायरस कह सकते हैं, आप कुछ भी कहिए। बस मैं यह समझाना चाहता हूं कि जो सार्स महामारी थी और यह जो महामारी है, इसमें कुछ संबंध है और इन्हीं संबंधों के आधार पर मेडिसिन का निर्माण आगे बढ़ रहा है। खैर, जैसे ही ये जो कोरोना वायरस का प्रसार विश्व के अन्य देशों में होने लगा, 11 मार्च को कोरोना वायरस या कोविड-19 को वैश्विक महामारी WHO के द्वारा घोषित कर दिया गया। तो WHO के द्वारा जब इसको वैश्विक महामारी घोषित किया गया तो इसके दो मायने थे। पहला मायना यह है कि यह जो अभी हमारे पास जो यह बीमारी आई हमारे सामने, इसकी हमारे पास दवा उपलब्ध नहीं है। दूसरा, सभी देशों को अब इस पर क्या करना चाहिए, काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और इसी के कारण क्या हुआ, दो प्रक्रियाएं एक साथ प्रारंभ हुई। पहली प्रक्रिया ये थी कि कोरोना का प्रसार तेजी से होने लगा, और दूसरा है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी वैक्सीन का निर्माण कर लें। और वैक्सीन का निर्माण करने का कार्य भी क्या हो गया, मार्च में कई देशों में प्रारंभ हो गया। जी हाँ, कई देशों में मार्च में ही क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। लेकिन वैक्सीन का निर्माण अभी इतनी जल्दी हो पाता, उससे पहले अगर आज की डेट तक हम देखें तो लगभग 2.25 करोड़ लोग जो है कि कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और सबकी यही आशा है कि जब तक ये वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम इस बीमारी से बच नहीं सकते। अब प्रश्न आएगा कि आखिर वैक्सीन होती क्या है। तो देखिए, कोई भी संक्रामक बीमारी के विरुद्ध इम्यूनिटी क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा, चाहे वो ड्रॉप्स के रूप में हो, इंजेक्शन के रूप में हो, या किसी अन्य रूप में जो लोगों को दी जाती है, उसी को वैक्सीन अर्थात हिंदी में टीका कहते हैं। तो वैक्सीन का मतलब क्या है कि वह दवा, चाहे वो ड्रॉप के रूप में हो, इंजेक्शन के रूप में हो, कैप्सूल्स के रूप में, किसी रूप में हो, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर देगा, इसी को हम वैक्सीन कहते हैं। आपने देखा होगा पोलियो के वैक्सीन आदि चीज़ों के। तो दरअसल हम वैक्सीन ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस बीमारी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर वैक्सीन को हमने क्या समझा कि जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाली दवा है। और वैक्सीन का जो प्रोसेस होता है, अर्थात जब सभी लोगों को वैक्सीन दिया जाता है तो इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण। तो टीका क्या है, दवा का एक रूप है। टीकाकरण क्या है कि जब हम सबको टीका लगाते हैं, इसको टीकाकरण करते हैं। अब देखिए, जब वैक्सीन आ जाती है तो इससे क्या होती है, लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर में प्रवेश कर चुके वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए क्या होता है, आसान होता है। मान लीजिए हमने क्या किया, टीका लगवा लिया है, तो अब क्या होगा, जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर के द्वारा बड़ी आसानी से उसको मारकर क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, इनको रोकने के लिए सर्वाधिक जो सुलभ और सबसे अच्छा प्रभावी उपाय माना जाता है वो टीकाकरण को ही माना जाता है। अर्थात अधिकांश लोगों को अगर टीका हो जाए तो उस महामारी से या बीमारी से हम बच सकते हैं। आपने इसीलिए सुना होगा पोलियो का, कई चीज़ों का आप टीका लगवाते हैं। तो टीका लगवा लेने का मतलब क्या है कि उसका जो प्रभाव है आप तक नहीं होगा। अब प्रश्न आएगा कि फिर वैक्सीन अभी तक बन क्यों नहीं पाई है। जब वैक्सीन सभी चीज़ों का इलाज है तो क्यों नहीं बन पाई है। तो इसके पीछे का कारण है कि वैक्सीन बनने में कई चरण यूज होते हैं। अब देखिए, समानता एक वैक्सीन के निर्माण में औसतन 7 से 8 साल का समय लगता है। कितना, 7 से 8 साल का। और दवा जब लोगों तक आ पाएगी, अर्थात हाथ में लोग खरीद सकें, उसमें तो थोड़ा सा और समय लग जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि अब कई बार ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि हम इतना समय नहीं रुक सकते, नहीं तो मानवीय सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी अभी तक जो सबसे तेज़ी से विकसित की गई वैक्सीन
हैं उसको बोलते हैं मम्स या फिर एमएमआर। और यह जो मम्स या एमएमआर वैक्सीन थी इसके निर्माण में 4 साल का समय लगा था। ये जो मम्स या एमएमआर वैक्सीन थी ये 3 बीमारियों के लिए विकसित की गई थी, मीजल्स, मम्स और रूबेला। तो इनको बनाने के लिए जब इस मीजल्स का, रूबेले का और जो है कि मम्स का प्रभाव बढ़ने लगा तो यह हुआ कि बहुत जल्दी हमें वैक्सीन का निर्माण करना है। तो बहुत आनन फानन में जब हमने वैक्सीन का निर्माण किया तो हमें 4 साल लग गया। लेकिन अगर कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा है इसमें अगर 4 साल का समय लग जाएगा तो शायद मानवीय सभ्यता ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी के कारण जो है कि विश्व के प्रमुख देशों के द्वारा 23, ध्यान दीजिएगा 23 जो है कि प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से कोरोना वैक्सीन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इसमें जो है कि अधिकांश जो परियोजनाएं हैं वह दूसरे चरण में हैं तो कुछ तीसरे चरण में हैं। अब प्रश्न आएगा ये दूसरे और तीसरे चरण का झाम क्या है, इसको आसान शब्दों में हम समझते हैं। सामान्यतः एक वैक्सीन का निर्माण 6 चरणों में होता है। पहला होता है वह है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, दूसरा है प्री क्लिनिकल, तीसरा है क्लिनिकल, चौथा है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, पांचवा है मैन्युफैक्चरिंग और छठवां है क्वालिटी कंट्रोल। तो कुल मिलाकर 6 स्टेजेस होते हैं और इन्हीं स्टेजेस को हमको समझना है तो हम समझ पाएंगे कि जब हम कहते हैं कोई वैक्सीन तीसरे स्टेज में है, चौथे स्टेज में है तो उसका क्या मतलब होता है। और इससे ये भी हम समझ पाएंगे कि वैक्सीन बनती कैसे। जो पहला चरण है इसको हमने क्या बोला, एक्सप्लोरेटरी स्टेज अर्थात शोध और अन्वेषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसमें हम क्या करेंगे, शोध करेंगे। और शोध क्या करेंगे, जो एंटीजन जो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा उसको हम पहचानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे वो किस कलर का कपड़ा पहन के आया है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब सोता है, कब कैसे उसको हम मार सकते हैं। अर्थात एंटीजन की जितनी विशेषताएं सब हम उसको समझने का प्रयास करें। अब कहेंगे एंटीजन कपड़ा थोड़ी पहनता है, कपड़ा पहनने का मतलब किस कलर का है, क्या क्या विशेषताएं, कैसा दिखाई देता है। तो हम जितना अपने दुश्मन के विषय में जानेंगे वैक्सीन निर्माण उतना ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हर एंटीजन की कुछ विशेषताएं होती हैं और जिनका पता करने का प्रयास हम इसके माध्यम से करते हैं। तो पहला जो हमारा पूरा स्टेज पहला होता है इसमें हम क्या करते हैं, शोध और अन्वेषण करते हैं। और हम यह प्रयास करते हैं कि जो हमने एंटीजन का पता लगाया है इस एंटीजन को मारने के लिए हम अपने शरीर का एंटीबॉडी को कैसे जो है कि उसको उत्प्रेरित कर सकते हैं, कैसे वो कह सकते हैं कि जल्दी से वह एंटीजन को मारकर भगाए। फॉर एग्जांपल मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं कि हमारे घर में एक चोर घुस आया। अब चोर घुस आया है तो उसको हमें बाहर करना होगा, लेकिन हमने देखा बाहर करने से पहले देखा उसके हाथ में तो क्या है, पिस्टल है। तो अगर हम उसके सामने जाकर कहेंगे भाग जाओ तो गोली मार देगा। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे वो शरीर से क्या हो जाए, बाहर चला जाए। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वह एंटीजन को आखिर कैसे मार सकता है इस पर हम रिसर्च करते हैं। हर एंटीजन की विशेषता को हम जो है कि पहचानने का प्रयास करते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये जो एंटीजन है इसके डीएनए आरएनए की संरचना कैसी है। इससे यह होगा जब उसकी हम डीएनए आरएनए की संरचना को समझ लेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि आखिर इसको हम कैसे मार सकते हैं। क्योंकि हर जो वायरस है हो सकता है इसके जैसा वायरस पहले भी आया हो, उसको हमने मार दिया हो। तो जब हमें पता चल जाएगा कि यह वाला जो एंटीजन आया है किसी पहले आए ABCD एंटीजन जैसा है तो तुरंत हम शरीर को क्या करेंगे, वह दवा दे सकते हैं। अदरवाइज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से विकल्प हैं इस एंटीजन को मारने के। और इससे क्या होगा, हम एक चीज और करेंगे कि इस एंटीजन का न सिर्फ हम पता करेंगे बल्कि ये देखेंगे कि क्या ये कृत्रिम तरीके से भी एंटीजन बन सकता है। इससे क्या होगा कि हम एंटीजन बनाएंगे, एंटीजन को कहीं से लेंगे किसी संक्रमित व्यक्ति से और उस पर हम कई तरह के पदार्थों का जो है कि हम प्रभाव देखेंगे, कई चीज़ों को हम डालेंगे, देखेंगे कि क्या किसी चीज़ से एंटीजन मर जा रहा है। तो इसमें हमने क्या किया कि एंटीजन कौन है उसको पहचाना, वो कैसे मर सकता है इस पर हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर यह जो एंटीजन है इससे संबंधित सूचनाओं को हम लेते हैं और साथ ही साथ हम जो भी है एंटीजन आया हुआ है चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, इससे किसी रिकम्बिनेंट प्रोटीन का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। रिकम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब है कि हम इसके कुछ तत्वों को लेकर हम अपने शरीर में जो बन रही क्रियाविधि है उससे जोड़ते हैं और
ऐसा कोई हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाने का प्रयास करते हैं जो एंटीबॉडी के साथ मिलकर इस एंटीजन को क्या कर सके, मार सके। अर्थात मैसेंजर आरएनए के माध्यम से हम जो है कि क्या करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जिसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन। और यह जो प्रोटीन है, आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूं, आरएनए एमआरएनए छोड़ दीजिए, तो यह समझिए कि जो प्रोटीन का निर्माण किया गया, यह प्रोटीन को हम देखते हैं कि क्या हम किसी एंटीबॉडीज के साथ अगर इस प्रोटीन को लगा दें तो क्या यह जो है एंटीजन को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। यदि प्रोटीन और एंटीबॉडी मिलकर उस एंटीजन को मार देते हैं तो यह क्या हुआ, यह पता चला कि हमने जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाई है, जो शरीर की क्रियाविधि है, वह किसी एंटीजन को मारने में क्या है, सफल है। तो कुल मिलाकर पहले स्टेज में हमने सिर्फ और सिर्फ इतना किया कि हमने अपने दुश्मन एंटीजन के विषय में समझने का प्रयास किया और कुछ हमने प्रोटीन बनाए और उन प्रोटीन के द्वारा हमने ये प्रयास किया कि कुछ जो है कि हमारे शरीर में या जो है कि, चूंकि ये पहला देखिए हमारे शरीर में एक कहना गलत होगा क्योंकि पहला स्टेज है, इसमें केवल हम शोध कर रहे हैं, तो ये पूरी चीज़ें क्या होंगी, लैब में होंगी। लेकिन फिर भी लैब में जो हमारे शरीर में जो क्रियाविधि हो रही है, इसी प्रकार की कंडीशन हम क्या करते हैं, लैब में क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे शरीर में कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि आखिर हमारा दुश्मन कैसे, उसको कैसे मारा जा सकता है। तो इस तरह से जो हमारा पहला स्टेज था, इसमें हमने क्या किया कि हमने अनुसंधान किया, रिसर्च किया, हमने ये समझने का प्रयास किया कि कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। अब उसके बाद जो होते, पहला जब स्टेज कंप्लीट हो गया, जब हमें पता चल गया कि आखिर एंटीजन कौन है, तो उसका दूसरा जो चरण होता है, इसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल स्टेज। इसमें क्या होता है, हम ये चेक करने का प्रयास करते हैं कि जो संबंधित उपरोक्त प्रक्रिया से हमने प्रतिरोधी क्षमता विकसित की, अर्थात जो एंटीबॉडी का निर्माण करने का प्रयास किया लैब में, या फिर जो है हमने जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन का निर्माण प्रारंभ किया, जो हम प्रोटीन और एंटीजन को मिलाकर एंटीजन को मारने का प्रयास कर रहे थे, वो सही है, सफल है कि नहीं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया जो हमने लैब में की, अब इसको हम जानवरों में क्या करते हैं, टेस्ट करने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हम एक जंतु लेंगे, कोई खरगोश ले लीजिए, चूहा ले लीजिए, कोई भी जीव ले लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, उस वैक्सीन से उस वायरस से हम क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे। और संक्रमित करके फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर प्रयास करेंगे कि देखेंगे कि आखिर एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं, जो हमने प्रोटीन का विकास किया था वह बन रहा है कि नहीं। यदि आप समझिए कि चूहे के अंदर, किसी जीव के अंदर उस वायरस से लड़ने के लिए जो हमने क्रियाविधि लैब में की, अगर वह जानवरों पर सफल होती है तो लगभग हम क्या कर चुके हैं, वैक्सीन का निर्माण कर चुके हैं। अर्थात इसमें हम करते क्या हैं कि जानवरों की जो प्रतिरोधी क्षमता है उसको हम विकसित करते हैं, और विकसित कर हम ये देखते हैं कि अगर हम जिस डायरेक्शन में जो हम अपने दुश्मन के विषय में जान पाए वह सही है कि नहीं। अगर जानवरों पर यह प्रयोग सफल रहता तो हम तीसरे स्टेज में पहुंच जाते हैं, नहीं तो फिर से क्या हो जाएंगे, पहले स्टेज पर आके और अपने दुश्मन, अपने एंटीजन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जो क्या होता है कि जानवरों पर जो हमने वैक्सीन बनाया वो अगर सफल हो गई, जो कि हमने लैब में बनाया था, टेस्ट किया था, अगर वो सफल हो गई तो इसके बाद जो है कि तीसरा चरण होता है क्लिनिकल ट्रायल का। तो क्लिनिकल ट्रायल जो होता है, इसमें क्या होता है, जो कोशिका संवर्धन है उसकी प्रणाली को यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, बस ये समझिए कि जो हमने वैक्सीन का निर्माण, जो एंटीजन को मारने का प्रयास हमने जानवरों में किया, उसको अब हम देखते हैं कि इंसानों पर ये कितना कारगर हो रहा है। तो उसको फिर क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में लाते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल के 3 फेज रखे गए हैं। चूंकि इसका परीक्षण इंसानों पर होना है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी को डोज दे दो और देखो सही हो रहा है कि नहीं। इसमें क्या करते हैं, फेज 1 लेते हैं पहले। इसमें क्या करते हैं, वैक्सीन का परीक्षण 20 से 80 लोगों के एक छोटे समूह पर किया जाता है, और ये देखने का प्रयास किया जाता है कि मानव शरीर पर इस वैक्सीन का जो हमने जानवरों पर ट्रायल किया है, जो कि वहां पर सफल रहा है, मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले स्टेज में हमने 20 से 80 लोगों को शामिल किया। फेज 2 में क्या करेंगे, थोड़ी हम इनकी संख्या बढ़ा देंगे और साथ ही साथ हर एज ग्रुप के लोगों को इसमें शामिल करेंगे और देखेंगे किस एज ग्रुप के लोगों पर क्या असर हो रहा है, कितना इसका जो है कि रिजल्ट हमें
प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद हम ये भी इसमें देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी वैक्सीन का कोई प्रतिकूल प्रभाव तो क्रिएट नहीं हो रहा है, अर्थात कोई ऐसा तो नहीं है कि इस पर किसी व्यक्ति पर प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, अर्थात कुल मिलाकर इंसानों पर इसको हम चेक करेंगे। उसके बाद आता है आपका फेज 3, और इसमें क्या होते हैं कई हजार लोगों पर, कई एज ग्रुप के लोगों पर दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय तक क्या करते हैं, हम उस वैक्सीन का परीक्षण करते हैं। और परीक्षण करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमने जो उद्देश्य रखे वो सभी प्राप्त हो रहे हैं, क्या हमारी वैक्सीन सभी उद्देश्यों पर खरा उतर रही है। जो हमने उम्मीद की थी कि है जो है कि क्या करेगी, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, एंटीजन को मारेगी या हमको जो है कि स्वस्थ रखेगी, वो सभी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो तीसरा स्टेज का फेज 3 है, जब यह क्या हो जाता है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम इसको चौथे चरण के लिए भेजते हैं। और चौथा जो चरण है उसको बोलते हैं रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, अर्थात हमने अपनी तरफ से क्या किया है, परीक्षण कर लिए हैं। अब जो है कि जो भी रेगुलेटरी और रिव्यू करने वाला जो इंस्टीट्यूशन होगा उससे कहेंगे कि हमने देखो परीक्षण कर लिया, हमारे हिसाब से ऐसे आंकड़े आए हैं, हम इस मेडिसिन को बनाना चाहते हैं, आप हमको क्या करो, अनुमति दो। तो ये कौन सा चरण हो गया, चौथा। कौन सा, रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल वाला। इस चरण में क्या होता है कि प्रत्येक देश में क्या होता है, एक एजेंसी होती है, जैसे इंडिया में क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनके सामने जो दवा निर्माण करने वाली कंपनियां हैं वह कहेंगे कि हमने देखिए पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज और तीसरे स्टेज के फेज 1, फेज 2, फेज 3 को कंप्लीट कर लिया है और हमारा रिजल्ट यह आया है, आप हमको दवा बनाने की क्या करिए, अनुमति दीजिए। तो सभी जो यह क्या करते हैं, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल होते हैं या जो भी संस्थाएं होती हैं हर देश की अलग अलग, वह देखती हैं कि इन्होंने सही में ट्रायल किया कि नहीं, आंकड़े सही हैं कि नहीं, वैक्सीन का कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो इंसानों पर नहीं जाएगा, क्या ये जो वैक्सीन बनाई गई है किसी संबंधित बीमारी से लड़ने में सक्षम है कि नहीं। और सभी चीज़ों को करने के बाद क्या हो जाएगा, इनको अनुमति दी जाएगी विनिर्माण की। तो जो पांचवा चरण होगा वो होगा विनिर्माण का, अर्थात प्रोडक्शन का। और इसमें क्या करेंगी, कंपनियां तेजी से विनिर्माण करेंगे, उत्पादन करेंगे। अंतिम जो चरण होता है उसमें क्या करते हैं कि वह गुणवत्ता को देखते हैं, अर्थात क्वालिटी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ना हो कि कोई जो है कि एजेंसी हो, कोई कंपनी हो जिसने कहा कि हमारे देखिए इस वैक्सीन से ठीक हो रहे हैं लोग, लेकिन बाद में उसकी क्वालिटी खराब कर दे या फिर हटा दे। तो कहीं ना कहीं 6 चरण हुए कुल मिलाकर। पहला कौन सा है, हम एक्सप्लोर करते हैं और वो हमारा पहला स्टेज होता है। दूसरा प्री क्लिनिकल, तीसरा क्लिनिकल, क्लिनिकल में 3 फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल का, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का, और छठवां जो है कि क्वालिटी कंट्रोल। तो जो क्वालिटी कंट्रोल है यह जो है कि ज़्यादा समय नहीं लेता। रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल इस समय वैसे तो समय लेता है, लेकिन कोरोना काल में समय नहीं लेगा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा समय ले सकता है। तो कुल मिलाकर ये क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं। अब इस समय कोरोना को रोकने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन प्रोजेक्ट, मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट और चीनी कंपनी जो है कि सीनोवैक बायोटेक कंपनी प्रोजेक्ट सबसे आगे चल रहे हैं और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले दवा आने की उम्मीद की जा रही है। जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल पर काम कर रहा है, अर्थात जो मैंने बताया तीसरे चरण में जो फेज 3 है उस पर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन क्या कर रही है, काम कर रही है। इनका जो ट्रायल का काम है कई देशों में चल रहा है। पहला और दूसरा चरण का ट्रायल इन्होंने अप्रैल माह में ही क्या कर लिया था, इंग्लैंड में कंप्लीट कर लिया था। इसमें 18 से 55 साल के लगभग 1000 से अधिक वॉलंटियर को इन्होंने शामिल किया था। और यह जो अभी जो वैक्सीन है इसमें वैक्सीन की सुरक्षा और लोगों की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया गया, किसमें, फेज 1 और फेज 2 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद अब ट्रायल जो तीसरा चरण का प्रारंभ हो गया जो कई देशों में चल रहा है, इसमें लगभग 50,000 वॉलंटियर को शामिल किए जाने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर यह जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है यह जो है कि आपके तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। कई देशों में इसका परीक्षण चल रहा है, लगभग 50,000 वॉलंटियर इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इनकी जो वैक्सीन है, इनका यह कहना है कि यह सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक हमें अनुमति दीजिए।
अब देखिए मैंने क्या बताया कि यह ऑक्सफोर्ड वैक्सीन क्या कर रहा है कि इस साल के अंत तक यह आने की बात यह कर रहे हैं। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके साथ क्या किया है, करार किया है और भारत में परीक्षण की अनुमति मांगी है। अर्थात जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वह क्या कर रहा है, किसके साथ आगे बढ़ रहा है, वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के साथ आगे बढ़ रहा है। और यह जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है तीसरे स्टेज में पहुंच चुकी है। अगर यह भी फाइनल होता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो अब वैक्सीन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको अप्रूवल के लिए दिया जाएगा और अप्रूवल मिलते ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो मॉडर्ना का है। बोस्टन की यह कंपनी, बोस्टन आप बताइएगा कहाँ पे है, बोस्टन की यह कंपनी तीसरे चरण को प्रारंभ कर रही है। अर्थात यह जो तीसरे चरण का फेज 3 था उसको प्रारंभ कर रही है। इसमें 30,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और ट्रंप ने इसे अब तक की सबसे तेज वैक्सीन बताया है। अब जो है कि इसके क्लिनिकल ट्रायल में अमेरिकी NIH अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी शामिल है। किसके साथ, मॉडर्ना के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो किसके साथ शामिल है, ऑक्सफोर्ड के साथ। ऐसे ही जो अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ शामिल है वो मॉडर्ना के साथ शामिल है। यह कंपनी इस साल के अंत तक वैक्सीन बना लेने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। तीसरी जो कंपनी है वो चीन की सिनोवैक बायोटेक कंपनी है। यह भी क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज में है, अर्थात अंतिम चरण में है। इसका जो है ब्राजील में लगभग 9,000 वॉलंटियर पर इसका ट्रायल चल रहा है। अगले साल के प्रारंभ तक यह मेडिसिन भी सरकारी अनुमति के लिए तैयार हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में किसको अनुमति दी गई है, वह है आपका भारत की बायोटेक कंपनी। और ये क्या कर रही है, कोवैक्सीन बना रही है। और इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसमें शामिल है। अमेरिका की कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक मिलकर एक अन्य कोरोना वैक्सीन प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा भी तीसरे फेज का परीक्षण अपने अंतिम चरण पर है और लगभग जो है कि 30,000 वॉलंटियर्स को इन्होंने अपने इसमें शामिल किया है और लगभग 120 देशों में इनके परीक्षण चल रहे हैं। अक्टूबर के अंत तक सरकारी अनुमति मिलने की इनको भी क्या है, संभावना है। और अमेरिकी सरकार ने तो इसके 10 करोड़ डोज का एडवांस ऑर्डर भी क्या कर दिया है, दे दिया है। कुल मिलाकर हम वैक्सीन निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तीसरे जो फेज होता है, जो ट्रायल का फेज होता है, उसमें अभी हम चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी यह तीसरे फेज का जो ट्रायल है इसकी जब रिपोर्ट्स आएगी तभी हमें पता चल पाएगा कि आखिर हम कहां तक सफल हो पाए हैं। तीसरे फेज के बाद सरकारी अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। अनुमति मिलने के बाद उत्पादन प्रारंभ होगा और उत्पादन के बाद फिर इसका वितरण प्रारंभ होगा। भारत जैसे देश में इसका वितरण कठिन होगा क्योंकि दवा आपूर्ति की चेन भारत में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। आपूर्ति चेन के साथ साथ एक जो प्रमुख फैक्टर होगा वह होगा दवा की कीमत कितनी है, क्योंकि भारत जैसे देश में सभी लोगों के लिए वैक्सीन खरीदना अभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये भी देखा जाएगा कि आखिर वैक्सीन बन गई लेकिन उसकी कीमत क्या है। अगर कीमत ज़्यादा होगी तो वैक्सीन बनने के बाद भी कब सब तक कैसे पहुंचेगी हमारे लिए चुनौती है। उसके बाद ये भी एक बात है कि डोज जो दिया जाएगा उसका प्रभाव कितने दिन तक होगा, कितने दिन बाद दूसरी डोज देने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि अभी जो वैक्सीन है सब अपने जो है कि प्रारंभिक चरण में है, अर्थात वह अभी बनने की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। बनने के बाद चूंकि अभी कोई 30,000 कोई 50,000 लोगों को शामिल कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर इसका जो ग्राउंड रिपोर्ट आती है वह क्या आ पाती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम समझें तो इस साल के अंत तक 3 से 4 कंपनियों के द्वारा यह पॉसिबल हो सकता है कि कुछ मेडिसिन जो है कि मार्केट में आ सकें या उनका प्रोडक्शन प्रारंभ हो जाए और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल के प्रारंभ तक कुछ दवाएं हमारे हाथ में होंगी।